हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग सीटेट एग्जाम 2026 के लिए इसमें हम लोग एसएसटी में हिस्ट्री के पीवाईक्यू को देख रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 को देखने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 तक देख लिया है। अगर आप लोग नहीं देखने हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 को देखेंगे, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। तो इतने जितने भी क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे। जैसे कि बिरसा आंदोलन के इसमें महत्वपूर्ण परिणाम क्या था आपको इसमें बताना है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले कि औपनिवेशिक सरकार को दीकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। ये जो कि क्या है, सही है। फिर उसके बाद बी में कहा जा रहा है कि आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए गए। ये जो कि क्या है, इसमें गलत है। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद सी में कहा जा रहा है कि आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। ये जो कि क्या है, सही है। तो इसका पहला और सी वाला सही है, यानी कि ए और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए और सी इसमें सही है, जबकि बी वाला क्या था, गलत था। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिरसा मुंडा आंदोलन या बिरसा आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1900 ईस्वी में खूंटी कट्टी या बेड़ बेगारी पारंपरिक भूमि व्यवस्था के संदर्भ में हुआ था, जिसने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को दर्शाया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने दीकू और आदिवासियों के लिए जमीन की सुरक्षा और नए वन कानून लाए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अंग्रेजों ने नील की खेती की। तो अंग्रेजों ने नील की खेती किया था, तो ये जमैका में, जमैका, फिर उसके बाद भारत, जमैका और भारत, कैरेबियाई द्वीप समूह जो कि गलत है, वेनेजुला ये भी गलत है। तो ए और बी इसमें क्या है, सही है। ए और बी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंग्रेजों द्वारा नील की खेती जमैका और भारत में उपनिवेश स्थापित करने के लिए किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 18वीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर दिए गए कथन ए और बी को पढ़ करके आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें ए में कहा जा रहा है कि 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। तो कथन ए क्या है, सही है। बी में कहा जा रहा है कि कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए। तो ये भी इसमें क्या है, ये भी सही है। इसमें दोनों कथन सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है, बी ए से पहले आता है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, जबकि बंगाल की दीवानी 1765 में ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए। 18वीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर दिए गए कथनों में से इसमें ए और बी दोनों सही था। बी ए से पहले आता है। इसके बाद आता है कि 1770 के अकाल की स्थिति अच्छी वर्षा के अकाल परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर भूमि निर्वजन हो गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि पश्चिम शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़े तथा इसमें सही उत्तर का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें कहा जा रहा है, ए में कहा जा रहा है कि गांधी भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। तो ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें सही है, दोनों इसमें सही है और दोनों इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इसमें दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है, बी ए का सही व्याख्या कर रहा है। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद आता है
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया और इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिम सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट कर रहा है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीय को दास बना दिया है, इसने लोगों को प्रभाव डाला है। महात्मा गांधी की दृढ़ता मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षण भारतीयों को अपाहिज बना रही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, औपनिवेशिक काल में अंग्रेज का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि क्वेश्चन नंबर 5 किसमें राइट आंसर होगा कि आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूहों पर मालिकाना हक अकीदार बनाए रखा। तो आदिवासियों ने मुखियाओं ने गांव के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि आदिवासी मुखियाओं ने गांव में समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें दिया गया है कि आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय एकमात्र स्रोत छीना जाता है। ये जो कि क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है आदिवासियों के विकास के संदर्भ में गलत कथन, जब उन्हें विस्थापित किया जाता है तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छीना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 में है कि विशेष समुदाय जैसे आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध पैदा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें पक्षपाती राय बनाना, फिर उसके बाद भेदभाव करना और उपहास करना, सराहना, ये जो कि इसमें नहीं होगा। तो बी सी डी इसका राइट आंसर होगा। बी सी डी ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में है, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विशेष समुदायों जैसे आदिवासी आदि को रूढ़िबद्ध करने से उनके अंदर भय, भेदभाव, उपहास एवं पक्षपात जैसे कारक जन्म लेते हैं, जिससे वे स्वयं को आम समाज से अलग महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित जनजातीय समूहों में कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। तो उत्तराखंड में कौन संकेंद्रित है। तो भेटिया, भोटिया, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, भोटिया। भोटिया जनजाति ये जो कि कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा आदि जो कि गौंड तथा भील ये मध्य प्रदेश की जनजाति है। गौंड और भील कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की है। भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा ये कहाँ की है, तो ये उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा तैलचित्र का। तैलचित्र का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, तैलचित्र का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने से चित्रकला क्षेत्र में तैलचित्रों का चलन प्रारंभ हुआ है। त्रावणकोर के राजा राजा रवि वर्मा द्वारा इसका संरक्षण किया गया। राजा रवि वर्मा स्वयं एक तैल चित्रकलाकार थे। तो राजा रवि वर्मा ये स्वयं एक तैल चित्र कलाकार थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि अपाचे और क्रो निम्नलिखित में से क्या है। अपाचे और क्रो क्या है। तो अपाचे और क्रो ये जो कि एक उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। उत्तरी अमेरिका की जनजाति जो कि कबीलों में रहते हैं, इसमें अपाचे तथा क्रो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ज्योतिबा फूले। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ज्योतिबा राव फूले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे।
जो कि निम्न जातियों के उत्थान एवं उनके हितों के लिए अथक प्रयास किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखा कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा कि भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक विस्तार हुआ और अंग्रेजों ने भारत को एक बड़े बाजार के रूप में प्रयोग किया, जहां अंग्रेजी उद्योग से निर्मित उत्पादन को बेचा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि भूराजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी थी? क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये अस्थाई समझौता था। अस्थाई समझौता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अस्थाई समझौता। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1793 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत बंगाल से की गई और लागू किया गया, जिसमें कंपनी एवं जमींदारों के बीच भू राजस्व से संबंधित समझौता हुआ। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। इस व्यवस्था को तालुकदारी व्यवस्था या इस्तेमरारी तथा जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षकों को क्यों लागू करना चाहा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा, इसलिए क्योंकि भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को तैयार करना था जो क्लर्क के रूप में अपनी सेवा दे सके तथा कंपनी के प्रति वफादार रहे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर होगा जगन्नाथ पंथ पे। जगन्नाथ पंथ पे ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जगन्नाथ पंथ पे। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आदिवासी प्रभाव से ज्यादा जगन्नाथ पंथ पर दिखाई देता है। इस पंथ के लोग शिव के अनुयायी होते थे। उनकी पूजा विधि में तंत्र मंत्र बलि आदि शामिल होते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, मुलाका क्या है? मुलाका क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो एक प्रकार का घर है। एक प्रकार का घर है मुलाका। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कोलंबियन जनजातियों द्वारा बनाया गया घर मोलाका कहा जाता है। यह जनजाति उत्तर पूर्वी पेरू में निवास करती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि औपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई राष्ट्र पिछड़े तथा कमजोर राष्ट्र पर अपने राजनीतिक व आर्थिक नीतियों को जबरदस्ती लागू करता है तथा उस देश के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, जैसे चीन के द्वारा तिब्बत और वियतनाम का औपनिवेशीकरण किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भारत में मुंडा जनजाति ये छोटा नागपुर में निवास करती है। छोटा नागपुर में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में मुंडा जनजाति का निवास स्थल छोटा नागपुर पठार है। मुंडा जनजाति ऑस्ट्रेलियो एशियन परिवार से संबंधित रखती है। मुख्यतः झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में निवास करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध के रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें राइट आंसर होगा कि इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। इस प्रकार समूहों के प्रति भेदभाव होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए रूढ़िबद्ध रूप से प्रदर्शित करने का प्रायः इस प्रकार से सामूहिक के प्रति भेदभाव होता है। अतः समाज के किसी भी वर्ग, जाति, जनजाति या धर्म के लोगों के प्रति ऐसा रूढ़िबद्ध चित्रण नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है, सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित है। तो सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित है, तो ये जो कि आदिवासी कार्यकर्ता ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सी के जानू केरल के प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता है। इन्होंने भूमिहीन आदिवासी के पक्ष में एक सामाजिक आंदोलन शुरू की थी। इस आंदोलन को मुथंगा संघर्ष के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर होगा अहोम। अहोम ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा अहोम। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि असोम में पाए जाने वाले आदिवासी समाज अहोम कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? खेल कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि आदिवासी यानी कि जनजातीय लोगों अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास से कैसे लिखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा कि ये वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि आधुनिक इतिहासकार आदिवासी जनजाति लोगों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का प्रयोग करते हैं। इस संदर्भ में वाचिक साहित्य हमेशा से आदतन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों कीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों कीट छीट को उपयोग पर पाबंदी लगाने, तो ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि इंग्लैंड में भारतीय छापेदार सूती कपड़े छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1720 ईस्वी में इंग्लैंड में कैल्को अधिनियम पारित किया गया। ऊनी वस्त्र को सिंटज कहा जाता है। तो ऊनी वस्त्र को क्या कहा जाता है? सिंटज के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि ब्लैक फुट इंडियन है, तो ब्लैक फुट इंडियन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें राइट आंसर होगा कि उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है। उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है, ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ब्लैक फुट इंडियन उत्तरी अमेरिका में रह रहे जनजाति का एक प्रकार है जो जंगली भैंसे के शिकार के लिए कुख्यात थे और मुख्यतः कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। इन्होंने सिकसिका कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो सिकसिका कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर होगा उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। उनकी गतिविधि क्या हुआ था? प्रतिबंधित हो गई थी। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के समय स्थानांतरी कृषकों की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 में इसमें दिया गया कि अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, ये गलत है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, ये जो कि इसमें क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या था? गलत था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जनजातीय लोगों के इतिहास निर्माण के लिए कोई ठोस दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते हैं। न ही समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का भी वे संरक्षण करते थे तथा अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। ये परंपराएं और रीति रिवाज हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो दिया गया है कि अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर बल दिया। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचार निम्न थे। पहला है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। दूसरा है कि औपनिवेशिक शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती, उन्हें अपने समाज में परिवेश से काट दिया जाता है और उन्हें अपनी ही भूमि में अपाहिज बना दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि औपनिवेशिक शिक्षा जो कि ये मौखिक ज्ञान के बजाय केवल उन्हें पढ़ाने और लिखाने पर केंद्रित है। उनमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभव को और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक में इसमें से किसने लिखी है। तो गुलामगिरी ये ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया। ज्योतिबा फूले के द्वारा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना 1872 ईस्वी में प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था 1873 में, और 1888 में इन्होंने महात्मा कहलाने लगे। 1888 में इन्हें क्या कहते थे लोग, महात्मा कहते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि जब विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूह उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप वे अपना अधिकार खो देते हैं। तो किससे खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें रीति रिवाज से सही है, आय और आजीविका से ये भी सही है, जंगल में प्रवेश के स्रोत से ये भी सही है, वंचित समुदाय के रूप में स्थित ये जो कि गलत है। तो ए बी सी इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। ए बी सी इसका राइट आंसर है। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर के फर्स्ट वाले में दिया गया, यही इसका राइट आंसर होगा, ए बी सी। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जब विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूह को उनकी भूमि में विस्थापित किया जाता है तो वे अपने निम्न अधिकार खो देते हैं। इसमें रीति रिवाज खो देते हैं, आय और आजीविका के स्रोत खो देते हैं और जंगल में प्रवेश खो देते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है। तो उड़ीसा के जंगलों में कौन रहता है, तो ये खोंड खोंड जनजाति। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, खोंड। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समुदाय पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इस तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बना करके शिकार पर निकलते थे। इसमें कुछ प्रमुख राज्य क्षेत्र और वहाँ के निवासी करने वाले जनजाति हैं, जो कि आइए देखते हैं। इसमें पंजाब में वन गुज्जर होते थे। पंजाब में कौन जनजाति, वन गुज्जर। आंध्र प्रदेश में लवाडिया और कुल्लू में गद्दी समुदाय, और कश्मीर में बकरवाल और छोटा नागपुर में मुंडा होते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 31 में, तो इसमें दिया गया पहले में कि संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता था, जिसमें इंटरनेट पत्र पत्रिकाएं शामिल होती हैं, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी है, ये भी सही है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है, दोनों सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन दोनों इसमें सही है। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, इसमें दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वर्ष 2013 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी संथाली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 8वीं अनुसूची में इसमें शामिल करने का अर्थ था कि भारत सरकार संथाली भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। संथाली भाषा जो कि ये इंटरनेट पर पत्रिकाएं में भी शामिल होती है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में संथाली भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो 70 लाख से अधिक है। जनजातीय भाषाएं संभवतः पुरानी तथा संस्कृत से बिल्कुल अलग होती हैं। इस प्रकार जनजातीय भाषाओं के संदर्भ में दोनों कथन क्या था,
क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। तो बिरसा आंदोलन के विषय में इसमें बताना है कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो इसमें दिया गया है, ए में कहा जा रहा है कि बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा का राजकीय प्रतीक बनाया, जो कि गलत है। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषाओं का इस्तेमाल किया, ये सही है। फिर उसके बाद आता है कि फिर उसके बाद आता है कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था, ये जो कि क्या है, गलत है। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया, ये सही है। इसमें बी और डी वाला क्या है, सही है। बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। बी और डी इसका क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो कि छोटा नागपुर पठार में रहता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों के से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले, और जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने बिरसा को 1895 ईस्वी में गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे, और बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया था। सफेद झंडा बिरसा का राजकीय प्रतीक था, क्योंकि ऑप्शन में वहां लाल झंडा दिया गया था, इसलिए वो ऑप्शन गलत था। बिरसा आंदोलन का आदिवासी समाज को सुधारने का था। बिरसा ने वैष्णव धर्म का प्रचार के साथ कुछ समय बिताए। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे, जो कि मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ करके आपको सही उत्तर का इसमें चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 33 में, तो इसमें कहा जा रहा है ए में कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत कात कर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई, जो कि क्या है, सही है। बी में कहा जा रहा है कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए, और 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। तो ये भी इसमें सही है, दोनों इसमें सही है, और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों सही है, उसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। निर्धन परिवारों में आर्थिक संकट बना रहता था। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने से वंचित किया जाता था। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसका 2/3 भाग ब्रिटेन में बना होता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में एक पूंजीवादी देश था, जहां भारत के ही सूती कपड़े बनते थे और ब्रांड के रूप में भारत में ही आते थे। इसीलिए ए और बी दोनों सही है, और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें कहा जा रहा है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है। तो न्यामगिरी पहाड़ी ये निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है। क्वेश्चन नंबर 34 का इसमें राइट आंसर होगा डोगरिया। डोगरिया कोंड का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, डोगरिया कोंड का है। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी डोंगरिया कोंड जनजाति का इलाका है। यह जनजाति आदिवासी पहाड़ों में बॉक्साइट के खनन के कारण लगातार विस्थापित हो रहे हैं। अनेक वैधानिक उपायों के बावजूद डोगरिया समुदाय अभी भी पिछड़े और मुख्य धारा से अलग थलग हैं। इनका मुख्य कारण है कि शिक्षा एवं संचार संसाधनों तक की पहुंच इन दुर्गम क्षेत्रों में न हो सकी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ए में कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामियों, महाजनों और मिशनरियों का सहयोग किया। ये क्या है, गलत है। पहला वाला क्या है, गलत है। बी में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों की भूमिनीतियां भूनीतियां मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन मुंडाओं जमीन छीनते जा रहे थे, और मिशनरी मुंडाओं की परंपरागत संस्कृति की
आलोचना करते थे। ये इसमें क्या है, सही है। बी वाला सही है, ए वाला गलत है। बी वाला सही है, ए वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। बी वाला सही है, ए वाला क्या है इसमें गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी तथा मुंडा जनजाति के लोक शासक थे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामियों, महाजनों और मिशनरियों का कभी भी सहयोग नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों की भूनीतियां मुंडा के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना भी करते थे और मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में निवास करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो कौन कौन से परिवर्तन आए थे? तो ए में कहा जा रहा है कि अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई है, जो कि गलत है। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी हुई, ये भी इसमें गलत है। फिर डी में कहा जा रहा है कि एजेंट से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली हुई, ये सही है। तो ए और इसमें डी वाला क्या है, सही है। ए और डी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और डी इसका राइट आंसर है। ए और डी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और डी इसमें क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारतीय बुनकरों में ये निम्न परिवर्तन आए। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। एजेंट से पैसा लेकर के काम करने की नई प्रणाली अपनाई गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है। मॉरिशस और त्रिनिदाद के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को औपनिवेशिक भारत में रहने वाले निम्न जातियों और गरीब परिवारों से लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि इसमें क्या होते थे कि इस अवसर ने लोगों की दमन और अपमानजनक परिस्थितियां दूसरे जाने में सहायता की। तो ये क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है बी में कहा जा रहा है कि इससे उनके सामाजिक जीवन को सुधारने में और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता अर्जित करने में सहायता मिली। ये क्या है इसमें, ये गलत है। सी में कहा जाए इसके पास यह काम करने के लिए पर्याप्त कद, काठी और कौशल था, ये भी इसमें गलत है। फिर उसके बाद आता है डी में कहा जा रहा है कि वे समुद्री यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे, तो ये भी इसमें क्या है, सही है। ये सही है। ए और डी इसका राइट आंसर होगा। ए और डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मॉरिशस और त्रिनिदाद के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को औपनिवेशिक भारत में रहने वाले निम्न जातियों से और गरीब परिवारों से लिया गया था, क्योंकि इस अवसर ने लोगों की दमन और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर जाने में सहायक की और वे समुद्री यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन से कानून द्वारा ब्रिटिशों ने भारतीयों की प्रांतीय स्वायत्ता दी थी? क्वेश्चन नंबर 38 का इसमें राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ब्रिटिश ने भारतीय प्रांतीय स्वायत्ता दी थी। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम के द्वारा लाए गए परिवर्तन इस प्रकार हैं। इसमें क्या क्या था? इसमें भारतीय परिषद था, प्रांतीय स्वायत्ता थी, संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, पुनर्निर्माण था और द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, और इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जिसे माल्य मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ये लाया गया था। माल्य मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रांति और राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपना करके राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना था। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, जो कि 1947 में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ विधान है, जिसके अनुसार ब्रिटिश शासित भारत को दो भागों में विभाजित किया गया था। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति हुआ और 14 अगस्त 1947 को भारत बट गया।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि ब्रिटिश शासन की आदिवासियों के मामले पर भूमि के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना, इसमें से कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो इसमें सही कौन सा है? तो ए में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और ताकत में बहुत परिवर्तन आया, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि आदिवासी मुखियाओं को कई गांव पर जमीनों का मालिकाना मिला और साथ में जमीनों का किराए पर देने का अधिकार मिला। तो ये भी सही है, दोनों इसमें सही है, दोनों इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ब्रिटिश शासन की आदिवासी मामलों पर भूमि के संदर्भ में ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और ताकत में बहुत परिवर्तन आया। आदिवासी मुखियाओं को कई गांवों को जमीनों का मालिकाना मिला और साथ में जमीन को किराए पर देने का अधिकार मिला। इस प्रकार इसमें सी वाला क्या है, सी के अंतर्गत कथन ए और बी इसमें क्या है, सही है। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाके आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था, उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है जनजाति का उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों का सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है, खोखर। खोखर ये जो कि कहाँ थे, खोखर ये पंजाब में थे, तीसरा सही है। लगाहाद, लगाहान जो कि ये कहाँ थे, मुल्तान में थे। लगाहान, लंगाहा ये कहाँ थे, मुल्तान में थे। बलोच, बलोच ये कहाँ थे, बलोच ये जो कि कहाँ पे थे, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में थे, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में थे। और गड्डी ये जो कि पश्चिमी हिमालय में थे। तो ए का इसमें तीसरा सही है, बी का पहला है और सी का इसमें चौथा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, खोखर जो कि पंजाब में थे, लंगाह जो कि ये मुल्तान में, और बलोच ये जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में थे, और गड्डी ये जो कि पश्चिमी हिमालय में थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, कि फिल्में जो जनजातीय लोगों को केवल रंगीन पोशाकें पहनने एवं समूहों में नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, वे क्या परिणाम हो सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 41 का इसमें राइट आंसर होगा, वे जो कि जनजाति के प्रति रूढ़िबद्ध धारणा बना होता है। जनजाति के प्रति क्या होता है, रूढ़िबद्ध धारणा बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फिल्में जो जनजातीय लोगों को केवल रंगीन पोशाकें पहनने हेतु एवं समूहों में नृत्य करते हुए दिखाई देता है, इसका परिणाम जनजातीय के प्रति रूढ़िबद्ध बनाना हो सकता है। अगर शिक्षक छात्र रूढ़ियों को तोड़ना या चुनौती देना चाहता है, तो वे पुरुष भरतनाट्यम नर्तकियों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि छात्र केवल यह सोचते हैं कि केवल ही महिला ही नृत्य करती है, यानी कि महिला ही केवल डांसिंग करती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो इसमें दिया गया है अभिकथन ए में कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ता, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। तो ये क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर के बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो ये भी इसमें क्या है, ये भी इसमें सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नील का व्यापार जैसे जैसे बढ़ा, व्यवसाय प्रतिनिधित्व तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे, क्योंकि इससे होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर के बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि कथन को पढ़ करके आपको सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, इसको पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो अभिकथन में कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई किया था, जो कि सही है। आर में कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, ये भी सही है। दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है।
तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दोनों सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। अंबेडकर ने 1927 से 1935 के बीच मंदिर में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की और 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किया और दिसंबर 1927 में भीमराव अंबेडकर ने सार्वजनिक कूपों तथा तालाबों से पानी लेने के लिए और अछूतों को अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसमें वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था, जो कि ये सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था, ये इसमें क्या है सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। अंग्रेज सरकार की ओर से लॉर्ड डलहौजी ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर रहते हुए सभी जातियों को संस्कृत पढ़ने का अवसर प्रदान किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि मध्यम मार्गी राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशिकवाद के विरोध संबंधित निम्न वक्तव्यों पर विचार करके सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है ए में कि मध्यम मार्गी नेता अंग्रेजी राज की भाषाओं द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधित्व को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे, जो कि सही है। फिर उसके बाद आता है कि मध्यम मार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे और वे भारतीयों की न्यायोचित मांग मान लेंगे, ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें सही है और दोनों इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए बी दोनों सत्य हैं और बी ए का सही व्याख्या कर रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मध्यम मार्गी राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशिक के विरोध संबंधित मध्यम मार्गी नेता अंग्रेजी राज्य की भाषणों द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधित्व एवं जनता के द्वारा संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। मध्यम मार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचार का आदर करते थे, अतः वे भारतीयों की न्यायोचित मांग मान लेंगे। मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासक के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराते थे और उन्हें अखबार निकालते थे, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया करते थे कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाह की ओर ले जा रहा है। उन्होंने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्णय निर्माण के लिए पूरे देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधित्व भेजे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है कि ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से कर पाए या दे पाए तो क्या किए थे। क्वेश्चन नंबर 46 का इसमें राइट आंसर होगा कि बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ संसाधनों के साथ तैयार। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ संसाधनों के तैयार किए थे। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ संसाधनों के साथ तैयार कर पाए। ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचारक का अपना काम भारत में 16वीं शताब्दी के दौरान शुरू किया। ईसाई मिशन अपने को बहुत अरसे तक विशुद्ध धर्म प्रचारक तक ही सीमित न रख सके। उन्होंने शैक्षणिक और लोकोपकारी कार्यों में भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और भारत के बड़े बड़े नगरों में कॉलेजों की स्थापना की और उनका संचालन किया। अंग्रेजी भाषण या भाषा के सीखने के उद्देश्य से भारतीय युवक इन कॉलेजों की ओर भारी संख्या में आकर्षित हुए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें तथा दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए।
तो आपको इसमें सही चुनना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, ए में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया, जो कि ये क्या है, सही है। फिर उसके बाद बी में कहा जा रहा है कि इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फसल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी, ये इसमें क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है सी में कहा जा रहा है कि जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई, तो ये भी सही है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, यानी कि ए और सी सही है। ए और सी ऑप्शन नंबर के सी वाले में दिया गया है, यही इसका सत्य है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि औपनिवेशिक भारत के विषय में अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया। जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया गया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। फिर उसके बाद आता है कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भारी प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी। इन वनों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फसल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि महलवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था, तो ये किसको दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 48 का इसमें राइट आंसर होगा गांव के मुखिया को, गांव के मुखिया को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा गांव के मुखिया को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महलवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व गांव के मुखिया को दिया जाता था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। इसके लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। इस व्यवस्था को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसे समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। यह ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू की गई थी। अंग्रेजों ने भू राजस्व प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कृषि कानून बनाए थे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जागीर का मालिक बन गया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू हुआ। कैप्टन रीड व टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था पर लागू की। यह व्यवस्था बंबई, मद्रास, असम में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% क्षेत्र शामिल था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया है, ए में कहा जा रहा है अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का अधिकार था, जो कि सही है। इसके द्वारा आशा की गई थी कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर रोका जा सकेगा, ये भी सही है। सी में कहा जा रहा है कि इसके द्वारा आशा की गई थी कि यह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएंगे, ये जो कि गलत है। ए और बी इसमें सही है, ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांगों के विषय में अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था तथा इसके द्वारा आशा की गई थी कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर रोका जा सके। अंग्रेजी शासन में भारतीयों की प्रमुख मांगों में से एक प्रशासन के भारतीयकरण की मांग थी, क्योंकि अधिकांश सरकारी नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। नागरिक सेवाओं में उप जिलाधिकारी, सेना में सूबेदार से ऊपर के पद भारतीयों के लिए नहीं थे। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय धन कई तरह से इंग्लैंड की ओर जा रहा था, अतः दोनों कारण भारतीय गरीबी के प्रमुख कारक थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 50 का इसमें राइट आंसर क्या होगा कि गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि गोंड जनजाति विश्व की सबसे बड़ी आदिवासी समूहों में एक है। इनकी त्वचा का रंग काला, बाल काले, होठ मोटे और नाक बड़ी व फैली होती है। यह जनजाति महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है। इनका संबंध प्राक द्रविड़ प्रजाति से है।
गोंड 4 जनजातियों में विभाजित है। राजगोंड, माडिया गोंड, ध्रुवो गोंड और खतुलवार गोंड, ये जो कि 4 जनजातियां हैं गोंड की। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 51 में तो इसमें दिया गया है, ए में कहा जा रहा है कि बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे, जो कि ये क्या है, सही है। बी में कहा जा रहा है कि अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तन को अनुभव करके आदिवासी समूह खुश थे, ये गलत है। देखो लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की, ये भी क्या है, गलत। तो इसमें केवल पहला वाला ही क्या है, सही है, केवल इसमें पहला वाला ही सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंग्रेजों को अपने शासन के दौरान भारत में आदिवासी समूह का एक बड़ा प्रतिशोध झेलना पड़ा। अंग्रेजों के साथ मिलकर के व्यापारियों, महाजनों और उन्हें आर्थिक रूप से गुलाम बनाया। जल, जंगल, जमीन का अपने फायदे के लिए उपयोग किया। आदिवासियों के विरोध पर उनके विरोध को क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया, जिसमें कोली विद्रोह, खैरवार विद्रोह और रंपा विद्रोह प्रमुख इसमें शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर और सही विकल्प का इसमें पहचान करना है, कौन सा इसमें सही है। तो ए में कहा जा रहा है कि आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांव की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई, तो ये भी सही है। सी में कहा जा रहा है कि अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य बना रहा, ये जो कि क्या है, गलत है। तो इसमें ए और बी सही है, जबकि इसमें सी वाला क्या है, गलत है। ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों के मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज के प्रतिनिधित्व की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना पड़ता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है। इन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया और प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 53 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के बाद इसमें संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह के बाद बस्तर और वर्ली विद्रोह। तो कोल विद्रोह ये जो कि 1831-32 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था और बस्तर विद्रोह ये जो कि 1910 में और वर्ली विद्रोह ये जो कि 1940 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा कोल, संथाल, बस्तर और वल्ली। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कोल, संथाल, बस्तर और वल्ली इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि कोल विद्रोह जो कि ये 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855 में और बस्तर विद्रोह 1910 में और वर्ली विद्रोह 1940 में। इस प्रकार कोल, संथाल, बस्तर, वर्ली जो कि इसका जो कि क्या है, सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 54 में तो इसमें कहा जा रहा है कि मध्यम मार्गियों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में ही आयोजित की जाए, जो कि ये सही है। आर में कहा जा रहा है कि उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद पर प्राप्त करे, ये भी सही है। दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत सरकार में भारतीयों को ऊंचे पदों पर अभिषिक्त करने के उद्देश्य से मध्यम मार्गियों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में ही आयोजित की जाए। इसमें दोनों सही है। भारत में सिविल सेवा के वर्तमान ढांचे की शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। 1857 में मैकाले समिति की सिफारिश के आधार पर सिविल सेवा में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। 1922 के बाद इस परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाने लगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया। इस संदर्भ में निम्न जोड़े को मिलान कराना है। क्वेश्चन नंबर 55 में तो इसमें दिया गया है कि फ्रांसीसी, फ्रांसीसी ये जो कि कैरिबियाई द्वीप में थे, फ्रांसीसी कैरिबियाई द्वीप, तो चौथा सही है। पुर्तगाली, पुर्तगाली ये जो कि ब्राजील, ब्राजील ये पहला सही है। अंग्रेज, अंग्रेज जो कि
जमैका, जमैका ये दूसरा सही है और स्पेनिश, स्पेनिश ये जो कि वेनेजुला इसका तीसरा सही है। तो ए का इसमें चौथा सही है, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फ्रांसीसी जो कि कैरिबियाई द्वीप, पुर्तगाली ब्राजील, अंग्रेज जमैका और स्पेनिश वेनेजुला से संबंधित है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 17वीं शताब्दी तक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया और ये उपनिवेशिक 18वीं शताब्दी के अंत तक नील की खेती पर पूरा जोर दे दिया। यूरोपीय उत्पादक नील बनाने के लिए बोर्ड नामक पौधे का प्रयोग करते थे जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय था तथा इनके लिए उसके द्वारा उत्पादित नील अच्छी गुणवत्ता युक्त नहीं थी। नील के पौधे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में होते थे जो कि उच्च उच्च गुणवत्ता युक्त थे। अतः फ्रांसीसियों ने कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेत डोमिंग्यू में, पुर्तगालियों ने ब्राजील में और अंग्रेजों ने जमैका में, स्पेस स्पेनियों ने वेनेजुला में नील की खेती करवाना प्रारंभ कर दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करके आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है, ए में कहा जा रहा है कि गन्ने की निजी व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीनें में गन्ने का उत्पादन करते थे, जो कि ये क्या है, ये गलत है। बी में कहा जा रहा है कि निजी खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरों की जमीनें भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों से काम करवाने पर लगा करके नील की खेती करवाते थे। ये इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है सी में कहा जा रहा है कि निजी खेती व्यवस्था में बागान मालिकों को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। ये भी सही है। तो इसमें बी और सी दोनों सही है जबकि ए वाला गलत है। तो बी और सी इसके ऑप्शन नंबर के सी वाले में दिया गया है, यही इसमें क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि निजी खेती व्यवस्था का संबंध नील की खेती से है। नील की खेती दो मुख्य तरीके थे, पहला निजी खेती और दूसरा रैयती खेती। निजी खेती व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेकर मजदूरों से नील की खेती करवाते थे। इस व्यवस्था में बहुत सारे मजदूरों एवं हल बैलों की आवश्यकता पड़ती थी। रैयती खेती में रैयत मुखिया से अनुबंध करवा करके नील की खेती करवाते थे। इस प्रकार ए और सॉरी बी और सी इसमें दोनों क्या है, सही हैं। फिर उसके बाद आता है अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 57 में, ये जो कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें कहा जा रहा है अभिकथन ए में कि 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। ये जो कि क्या है, सही है। अभिकथन इसका सही है। फिर उसके बाद कारण आर में कहा जा रहा है कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यह थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीजों को खरीदने में किया जाता था। ये भी सही है। इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति मजबूत हुई। वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलने लगा, ज्यादा से ज्यादा राजस्व की वसूली करने लगा। फिर उसके बाद कम कीमतों पर प्राथमिक वस्तुएं यानी कि कच्चे माल को क्रय करने लगी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था का बुरा प्रभाव पड़ा और 1770 में बंगाल में पड़े अकाल के कारण 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इस अकाल का मुख्य कारण अंग्रेजों की शोषणकारी नीति थी। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि कांग्रेस को औपनिवेशिक शासक के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 58 का इसमें राइट आंसर होगा ये, क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रदर्शित किया था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रदर्शन किया था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया, क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रदर्शित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन ने बाहर की दुनिया की घटना और विचारों से प्रेरणा ग्रहण की थी। दूसरे
कई देशों में लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए सहयोग दिया तथा दूसरे देशों में भारतीयों ने स्थानीय लोगों की मदद से संगठन स्थापित किए और ब्रिटिश कई बार भारत को विभाजित करने की कोशिश करते थे। लेकिन कांग्रेस को सभी लोगों का समर्थन प्राप्त था, इस कारण विभाजित करने में उन्हें असफलता ही मिलती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि प्रिया औपनिवेशिक बंगाल में नील की खेती करने वाले लोगों को स्थितियों हालातों को समझना चाहती थी, किंतु इसके लिए वह केवल द्वितीय स्रोत ही जुटा पाई। निम्न में से कौन सा साक्ष्य उसे मिले? तो द्वितीय स्रोत जो जुटा पाई थी उसमें से कौन सा साक्ष्य पाया गया था? तो इसमें पाया गया था कि 19वीं शताब्दी के बंगाल में नील की खेती पर एक इतिहासकर्ता का अनुसंधान। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि नील विद्रोह के दौरान नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा गाए गए गीत, ये जो कि गलत है। नील आयोग इंडिगो कमीशन द्वारा नील कृषक का लिया गया साक्षात्कार, ये भी इसमें क्या है? गलत है साक्षात्कार। फिर उसके बाद इसमें क्या है? पहला वाला केवल सही था, इसमें केवल पहला वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया प्रिया औपनिवेशिक बंगाल में नील की खेती करने वाले लोगों की स्थिति या हालतों को समझना चाहती थी, किंतु उसके लिए केवल द्वितीय स्रोत जुटा पाई थी। 19वीं शताब्दी के बंगाल में नील की खेती पर एक इतिहासकर्ता का अनुसंधान जैसे साक्ष्य मिले। किसी भी बात यथा स्थिति की जानकारी को अपनी बुद्धि का प्रयोग कर जाने लेने की क्रिया समझना कहलाती है, अर्थात अपने विवेक का प्रयोग करके किसी ज्ञात के बारे में आध्यात्मिक विचार करने की क्रिया को समझना शब्द से जाना जाता है। हम सब नील की खेती क्यों करें, क्या लाभ है? इस प्रकार के प्रश्न बच्चों में समझ विकसित करते हैं और स्थितियों के अनुसार उत्तर देते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील की खेती की निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्याएं थी, जिन्होंने निज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से समस्याओं का सामना किया था। तो कौन सी समस्याओं का सामना किया था? तो इन्होंने किया था कि जो नील की फैक्ट्री के आसपास रह रहे थे, उन्होंने इनकी जमीनों से हटवा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। जो नील की फैक्ट्री के आसपास रह रहे थे, उन्होंने उनकी जमीनों से हटवा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील की खेती की निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्याएं थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया गया। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीनों पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से बहुत ज्यादा थी। यहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती के करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए वहां से किसानों को हटवा दिया गया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि देश का उसके उपनिवेश के साथ मिलान कराना है। क्वेश्चन नंबर 61 में इसमें दिया गया है फ्रांस। फ्रांस ये जो कि सेंट डामिंग्यू थे, फ्रांस से सेंट डामिंग्यू का संबंध है, उपनिवेश था, जो कि दूसरा सही है। पुर्तगाल का कहा था तो ब्राजील में था पुर्तगाल का, और इंग्लैंड का कहा था तो जमैका में इंग्लैंड का था, और स्पेन का वेनेजुएला में था। तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फ्रांस सेंट डामिग्यू था, पुर्तगाल का ब्राजील था, इंग्लैंड का जमैका था, स्पेन का वेनेजुएला था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है कि साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 में तो इसमें दिया गया है कि साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियां गढ़ती हैं, जो कि ये क्या है? सही है। अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली के रूप में प्रस्तुत करती है, तो ये भी इसमें सही है। यूरोपियों में बहुत लोकप्रिय है, ये भी सही है। भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है, ये गलत है। तो ए बी सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ए बी सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि साम्राज्यवादी ऐतिहासिक ने शाही फतह की लोक स्मृतियां गढ़ने का प्रयास किया ताकि अंग्रेजों को अजय और शक्तिमान सर्वशक्तिमान साबित किया जा सके। इन चित्रों में सत्ता विजय तथा ब्रिटिश सर्वोच्चता का उत्सव मनाया जाता है। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग यूरोपियों में बहुत लोकप्रिय हुई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है कि सुधारकों का आंदोलनों के साथ मिलान कराना है। क्वेश्चन नंबर 63 में तो इसमें दिया गया है घासीदास। घासीदास का क्या था? तो सनातनी आंदोलन था, सतनामी आंदोलन इसे कहा जाता है, सतनामी आंदोलन। तो तीसरा सही है। पेरियार का क्या है? पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन था, आत्मसम्मान आंदोलन पहला सही है। डोरोजियो, डोरोजियो का क्या है? यंग बंगाल आंदोलन डोरोजियो का है, दूसरा सही है। अंबेडकर का क्या है? मंदिर प्रवेश आंदोलन इनका। तो इसका राइट आंसर होगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें चौथा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है घासीदास जो कि सतनामी आंदोलन से संबंधित है, पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन से, डोरोजियो यंग बंगाल आंदोलन से और अंबेडकर मंदिर में प्रवेश आंदोलन से। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है कि 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? क्वेश्चन नंबर 64 का इसमें राइट आंसर होगा कश्मीर के बकरवाल। कश्मीर के बकरवाल ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 19वीं सदी में कश्मीर के बकरवाल आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था। बुनियादी तौर पर गुर्जर समाज के एक बड़े रसूददार तबके के बकरवाल कहा जाता है। उनको यह नाम कश्मीर बोलने वाले विद्वानों ने दिया है। बकरवाल समुदाय से जुड़े लोग बड़ी संख्या में भेड़ बकरी चराने के काम करती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातुकर्म में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कारण देंगे? क्वेश्चन नंबर 65 में तो इसमें अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था, जो कि सही है। नए वन कानून लोगों पर आरक्षित वनों में जा करके लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी दी गई थी, ये भी सही है। इसमें दोनों क्या है? सही है, दोनों इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, दोनों इसमें सही है। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि औपनिवेशिक भारत में लौह तथा धातु कर में गिरावट का कारण अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से लौह तथा धातु आयात होने लगा तथा ये नए वन कानून लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर के लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दिया गया। भारतीय वन सेवा अधिनियम 1927 में ब्रिटिश काल के दौरान क्रियान्वित था। यह किसी क्षेत्र को सुरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन घोषित करती थी। आरक्षित वनों में वन अधिकारी के द्वारा विशेष अनुमति के बिना स्थानीय लोगों की आवाजाही निषिद्ध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है। 1906 में संग्राम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूह ने क्या किया था? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया गया था। असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1906 में संग्राम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि इसमें जनजातीय समूहों ने असम में औपनिवेशिक कानूनों का विरोध किया। आदिवासी लोगों की जीविका का मुख्य स्रोत वन था। अंग्रेजों ने वनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ को तो आरक्षित वन घोषित किया। इससे आदिवासी समुदाय नाराज और परेशान हुआ और नए कानून और नियमों को अवहेलना की। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित वक्तव्य ए और बी को आपको इसमें पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो ए में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांव की ज्यादातर भट्टियां अनुपयोगी हो गई थी, जो कि ये क्या है? सही है। फिर उसके बाद बी में कहा जा रहा है कि इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू करना था। तो ये भी इसमें क्या है? सही है, दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है, बी ए सही का व्याख्या कर रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारतीय गांव की
ज्यादातर भट्टियां अनुपयोगी होने के कारण औपनिवेशिक सरकार के द्वारा जंगल का नया नियम कानून करना था। औपनिवेशिक कानूनों के कारण भारत की कुल वन भूमि का 97% क्षेत्र राज्य के अधिकार में आ गया, जिसकी वजह से लोगों का वनों में प्रवेश सीमित हो गया और औपनिवेशिक कानूनों को आने से भारतीयों की परंपरा प्राप्त आजीविका का स्रोत एवं कला दोनों विलुप्त हो गए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 68 में सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से इसमें सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले खोंड। खोंड ये जो कि क्या थे? खोंड ये उड़ीसा से थे। खोंड दूसरा सही है। निसी, निसी ये जो कि अरुणाचल प्रदेश से तीसरा सही है। बंजारा, बंजारा ये जो कि महाराष्ट्र से चौथा सही है। घट्टी ये जो कि कुल्लू से पहला सही है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खोंड उड़ीसा, निसी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है बंजारा महाराष्ट्र और गड्डा कुल्लू तोड़ा तमिलनाडु यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है तोड़ा। गोड़ जो कि ये मध्य प्रदेश में है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोड़। और हलबा ये जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसमें दिया गया है नोट में कि हर्बर्ट रिजले ने सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण प्रस्तुत किया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है कि उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनाई गई ताकि क्या हो सके। इसमें आपको कथन ए और कथन बी में आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है कथन ए में कहा जा रहा है कि वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सके, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि वे उन उपनिवेश में अपने बिताए जीवन को याद कर सके, ये भी सही है। दोनों इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों क्या है, सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि औपनिवेशिक ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें इसीलिए बनवाई गई ताकि वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सके और वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए गए जीवन को याद कर सके। औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में उन सभी समय की चित्रकारी से प्राप्त की जा सकती है जिन्होंने आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कंपनी चित्रकला, कंपनी पेंटिंग्स शब्द का प्रयोग गैर इतिहासकारों द्वारा यूरोपियों के लिए निर्मित एक विशेष प्रकार की भारतीय चित्रकारी के लिए प्रयोग किया जो बड़े पैमाने पर यूरोपियों की इच्छा एवं पसंद से प्रभावित थी। कंपनी स्कूल के चित्रकारों से गहरे भारतीय अपारदर्शी रंगों की जगह पाने वाले हल्के रंगों का प्रयोग करना शुरू किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथन को पढ़ करके आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 70 में तो इसमें ए में कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। तो पहला वाला क्या है? पहला वाला ये जो कि गलत गलत है। बी में कहा जा रहा है कि बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकालने का एक मौका था। ये भी सही है। तो इसमें बी वाला सही है, ए वाला गलत है। केवल इसमें बी वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें बी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव से छोड़कर जाने लगे। यह कथन सही नहीं है, बल्कि केवल अमीर वर्ग नहीं सभी वर्गों के लोगों शहर में निकल रही नौकरियों की तलाश में जाने लगे थे। फिर उसके बाद आता है कि जबकि बहुत सी निचली जातियों और लोगों के बीच गरीबी के लिए यहाँ गांव में स्वर्ण जमींदारों के द्वारा उनके दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से दूर निकलने का एक मौका था। इस प्रकार कथन भी क्या था, सही था और कथन ए गलत था। समाज में एक नया समूह बना तथा लोगों की पुरानी पहचानें महत्वपूर्ण
नहीं रही। विभिन्न वर्गों के लोगों बड़े शहरों में आने लगे और डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जैसे पद पर नियुक्त भी हो रहे थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि कथन ए और कारण बी, कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कथन में कहा जा रहा है कि नील की खेती उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी, जो कि ये क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरों विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। ये जो कि क्या है, गलत है। तो इसमें केवल ए सही है, आर गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेन के लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत अधिक भागों में भी नील की खेती 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना। क्वेश्चन नंबर 72 का इसमें राइट आंसर होगा ये था कि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबिंबित कर दिया। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण यह था कि अंग्रेजों ने सभी जंगलों में आदिवासियों का आना प्रतिबंधित कर दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है 16 से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए बी सी पर विचार करना है। आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें ए में कहा जा रहा है कि वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था, जो कि सही है। उनके अपने जनजातीय देवता होते थे, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है सी में कहा जा रहा है कि उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कोच हाजों के साथ संगठन था, ये गलत है। वर्ण समाज के लोग द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा का द्वारा प्रतिबंधित था, ये जो कि इसमें क्या है, गलत है। तो इसमें बी और ए वाला सही है, ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, अर्थात उनके अपने जनजातीय देवता होते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि जनजातीय के हाशियाकरण से निपटने के लिए कौन सा उचित तरीका था। क्वेश्चन नंबर 74 का इसमें राइट आंसर होगा ये जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है जनजातियों के हाशियाकरण से निपटने के लिए जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना सबसे उचित तरीका है। हाशियाकरण का अर्थ है कि किसी को हाशिए या किनारे पर ढकेलना। ऐसे में वह व्यक्ति जो समाज के कुछ धारा में नहीं रहता है। हमारे समाज में दलित लोग इसके अंतर्गत आते हैं। समाज के उच्च व धनी वर्ग दलित वर्ग के साथ अस्पृश्यता की भाव रखते हैं। अतः हाशियाकरण का ऐतिहासिक प्रारूप अनुभव करने के बाद कहा जा सकता है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़े होते हैं। आज भी शिक्षा का स्वरूप जातिगत भेदभाव तथा विषमताओं को दूर करने के बजाय विषमता को कठिनाई का अंतर नहीं आया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा।
इसके आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।